हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल। आज के सेशन में बच्चों हम लोग लेकर आए हैं नीट पेपर का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन और हम लोग एक तरफ से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बच्चों पेपर को आप ज़रूर दीजिए, एक भी पेपर मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा कि जैसे हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है आपको सिलेक्शन दिलाने का, आपको अपने सपने साकार कराने का, यानी कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम लोग इसी मिशन पर हैं बच्चों। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आज के पेपर में आया हुआ था, न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो। तो अगर न्यूक्लियस में हम अगर दो या अधिक न्यूक्लियस का जब भी बात करते हैं डिफरेंट मास नंबर का, तो उनकी डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर पे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व एनसीईआरटी में देखते हैं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और हमारा जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके का जाता है। और आपको पता है बेटा कि इस समय पर यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस आपकी 0.8 फर्मी, और 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस जब होगी तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऊपर जा रहा है, यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन। और 0.8 फर्मी से जब ये ज्यादा होगी तो नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो देखिएगा कि इट इज रिपल्सिव व्हेन, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही लिखा है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही लिखा है। इट इज अट्रैक्टिव व्हेन आर ग्रेटर देन, बिल्कुल सही। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। इसका मतलब सेकंड वाले का फोर्थ आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एनसीईआरटी से लिया गया है, अच्छे से इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, और इस पे आ सकता है फोर्स फाइनल एग्जाम में। आइए बेटा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटीरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस। तो पहले तो मैंने आपसे बताया था कि पहले रिएक्शन लिख लिया करिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन होगी वो लिख लिया करिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी जितनी होगी वो लिख लिया करिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज लिख लिया करिए आप। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ग्राफ क्वेश्चन हमारा है, टू न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटीरियम फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, 1h2 मिलकर हीलियम बनाते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। आपको यही एनर्जी रिलीज बतानी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा हाइड्रोजन का कितना है, मतलब ड्यूटीरियम का कितना है, 1.1, तो 1.1 लिखेंगे। ड्यूटीरियम का फिर से 1.1 लिखेंगे, और 7 दिया गया है आपका। बात समझ गए आप लोग कि बाइंडिंग एनर्जी, जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जो हमने प्लॉट किया था, याद करिएगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती थी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बढ़ने से रिलीज होती थी। तो यहां पर भी तो हम लोग दो हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस जोड़कर हीलियम दे रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेस एनर्जी निकलेगी, वही है। तो कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। मेरे प्यारे बच्चों इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि इस मास नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, आ जाएगी। अब प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कितनी है
28, रिएक्टेंट की कितनी है 2.2 प्लस 2.2। सर कहाँ से आई 2.2, क्योंकि ये 2.2 और ये 2.2, तो ये आ जाएगा 28 माइनस का 4.4 अप्रॉक्स 23.6 आंसर आ रहा है, और वो भी मिलियन में आंसर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा चौथा वाला। बढ़िया सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, 4 स्टेप तैयार करते हैं, चाहे वो रिएक्शन फ्यूजन की हो और चाहे बेटा वो रिएक्शन फिजन की हो। फ्यूजन की होगी तो अलग वही चीज मेथड रहेगा। 4 स्टेप में पहला स्टेप है रिएक्शन का, दूसरा स्टेप है बाइंडिंग एनर्जी जो गिवन होती है पर न्यूक्लियन, तीसरा स्टेप है आपका बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है वो निकलती है, चौथा स्टेप है बाइंडिंग एनर्जी रिलीज। और याद रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं। क्वेश्चन आइएगा, ये हमारा एनसीईआरटी में जो बहुत सारी फ्यूजन रिएक्शन दिखाई गई हैं उसी से तैयार किया गया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिएगा की प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो होता है डिपेंड्स अपॉन द स्पीड बोथ अट्रैक्टिव एंड बोथ रिपल्सिव। ये सबसे बढ़िया सही है, क्योंकि आप इसको केवल रिपल्सिव या केवल अट्रैक्टिव नहीं कह सकते हैं, डिपेंड करता है आर की वैल्यू, जो कि एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है। तो चौथे वाले सवाल का राइट आंसर बेटा आ जाएगा थर्ड वाला। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे। 1 अल्फा 2 बीटा जब निकलता है, याद रखना बेटा, जैसे कभी 1 अल्फा निकलेगा और 2 बीटा निकलेगा, तो 1 अल्फा के निकलने से क्या हो जाएगा, मास नंबर हमारा 2 कम हो जाता है। तो 1 अल्फा के निकलने से मास नंबर 2 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाता है। सुनिएगा, जब 2 बीटा निकलेंगे ना तो मास नंबर वापस से 2 बढ़ जाता है। तो अगर हम आपसे कह दें ये P है, अगर हम ये कह दें P है और ये वाला कह दें Q है, ये कह दें P है और ये कह दें Q है, तो बताइए क्या बनेगा। तो ये P ही तो बनेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वापस से वही Z आ रहा है। क्यों Z आ रहा है, अल्फा के निकलने से 2 कम हो जाता है एटॉमिक नंबर, लेकिन जब 2 बीटा निकलेंगे ना तो बीटा के निकलने से 2 बीटा के निकलने से हमारा एटॉमिक नंबर 2 बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर 2 क्यों बढ़ जाएगा, 2 बीटा निकलने, और बीटा का हमेशा मानते हैं कि नेगेटिव बीटा ही होता है, हमने बताया था आपको, और मास नंबर में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो ये A-4। सर आपने ये P क्यों लिखा, क्योंकि ये आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप्स मिलते हैं। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, अनचेंज रहता है, सबसे बढ़िया यही वाला। और हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 5 का 4th। सन रेडिएट एनर्जी एट द रेट ऑफ, सन रेडिएट एनर्जी एट द रेट ऑफ, और हमें मालूम है एनर्जी का जो एमिशन होता है वो आइंस्टीन के मास एनर्जी कन्वर्जन से होता है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास, यानी कि अगर हम इसको dE/dt कर दें तो ये आ जाएगा dm/dt और मल्टीप्लाइड बाई, तो ये है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी 3.6 10⁻26, और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास मास का डिके रेट, तो यही निकालना है, और ये आ जाएगा 3 × 10⁻, बेटा होल स्क्वायर। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 16 से इधर आएंगे तो आपके पास dm/dt कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 से 3.6 9 10⁻10, तो 0.4 यानी कि 4 9 जा है ना 36, तो पहली बात तो 4 आएगा और 10⁻9 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा 36 ऊपर पावर 9 डिवाइडेड बाई आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 × 10⁻9 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। थर्ड ऑप्शन तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये वाला। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई A एंड B आर
28 and 9 रिस्पेक्टिवली। 3 न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि बी के 3 न्यूक्लियस जुड़कर टू फॉर्म 1 न्यूक्लियस ऑफ ए, यानी बी जुड़कर आपको ए देगा। रिएक्शन आपकी ये हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो आपकी जो रिएक्शन है वो ये हो रही है। ठीक, डन। आगे बढ़े तो अब कह रहा है कि एनर्जी क्यू बताइए क्या होगी, यानी हर रिएक्शन में कुछ एनर्जी निकलती है, तो हमको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, एनर्जी जो रिलीज होती है उसको निकालने का मेथड जो होता है वो हमारा वही होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और रिएक्टेंट माइनस, मतलब आप समझ लीजिएगा। बहुत आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी क्यू जो रिलीज हो रही है हमको वो फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझ लीजिएगा, प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q वैल्यू इक्वल टू जो एनर्जी रिलीज निकालना है, एनर्जी रिलीज निकालेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बताइए किसकी, ए, तो ए की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी गई है 28। रिएक्टेंट का मतलब हो गया बी, बी कितने दिए गए हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, तो कितना आ जाएगा 27। तो 1 मिलियन की एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। क्वेश्चन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, 3 न्यूक्लियस बी के ए बना रहे हैं, तो 1 मिलियन की एनर्जी आपकी निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर है। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यू वैल्यू एक अलग चीज होती है, जब हमने आपको कहीं क्यू वैल्यू बताई है उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में रेस्ट मास एनर्जी को लेकर बताया था। दिस इज नॉट रेस्ट मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी जब होती है तो आपको केवल याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी में आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना होता है। तो पहला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 8। न्यूक्लियर फिजन हमारा 0.1% ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा 0.1% ऑफ 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम दिया गया है। 0.1% ऑफ ये आ जाएगा 10 की पावर -3। ठीक, अब बेटा हम अगर बात करते हैं एनर्जी रिलीज कितनी होती है, तो एनर्जी रिलीज निकालेंगे E इक्वल टू डेल्टा mc², 10 की पावर -3 है, और C की वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा होल स्क्वायर, जूल में आंसर है। आपको किस में लाना है, तो एक फॉर्मूला यूज होता है 1 किलो वॉट आवर 3.6 10⁻⁶ जूल। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3.6 10⁻⁶, सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻16 और माइनस का 6, और ये हमारा आंसर आ रहा है। और ये पावर कितनी है 13 और 6 7 13 7 आंसर आया। ठीक, तो बढ़िया सवाल है और परसेंटेज निकालना है, और आंसर इसका हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, याद रखिएगा कि फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। हमेशा हायर मास नंबर जो होता है वही फिजन करते हैं, तो इनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है मास नंबर के साथ। मास नंबर बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, तो इंक्रीज नहीं होगा,
इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर नहीं होगा, डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर होगा। हायर मास नंबर हैवी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती है। क्लियर बेटा बात? 9 नंबर का आंसर समझ में आ गया आपको, चौथा वाला। मास डिफेक्ट कितना दिया गया है? 0.0303 AMU। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का निकालना है, तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालिएगा। मैंने कहा था डायरेक्ट AMU को हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 28 के अराउंड, वो भी मिलियन में। और बाइंडिंग एनर्जी बच्चे पर न्यूक्लियन अगर निकालेंगे हम लोग, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर। मास नंबर कितना होता है बच्चों? 28 इधर है, मास नंबर 4 है, और ये आ जाएगा 7, क्योंकि हमें हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है। तो करेक्ट आंसर बच्चों आ जाएगा 10th नंबर का सेकंड वाला आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 21 ग्राम ऑफ यूरेनियम किसके इक्वल है? तो पहले तो आप ये समझ लो कि यूरेनियम को मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, समझिए बात को। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सहारा आइंस्टीन्स इक्वेशन, 21 ग्राम को किलोग्राम में बदल देना, और 3 × 10 की पावर कितना आ जाएगा। यही एक मेथड होता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी कन्वर्जन। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 10 की पावर आ जाएगा 13, और बेटा 1 2, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट। आंसर तो आ रहा है, यही वाला मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा 11 नंबर का थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का ये है कि आपको कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ 10 नियॉन, नियॉन गायब है ना बच्चों, तो 10 नियॉन न्यूक्लियस का रियल मास क्या है? m1। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1 प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 1 न्यूट्रॉन। और फिर कैल्शियम के बारे में बोला गया है। तो हम अगर बात करेंगे नियॉन के लिए, तो नियॉन के लिए आ जाएगा आपके पास 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियन। ये इक्वेशन बनेगी, और यही हमारा राइट आंसर है, थर्ड वाला। और तो कोई इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा, IIT का क्वेश्चन है लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया, ऑप्शन बदले गए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, आपको एक, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन इनइक्वलिटी में भी आता है, जो आपके कई जगह पड़े हुए हैं क्वेश्चन, आपको मैंने PDF में भी डलवाया है। तो वास्तव में हमारा जो सही आंसर है वो यहां पर ये है, और M2 से कोई भी रिलेशन मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 13 नंबर पे। कह रहा है कि इस गिवन द गिवन बिलो प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया गया अगेंस्ट मास नंबर, और कुछ न्यूक्लियस दिए गए A B C D E F। पॉसिबल रिएक्शंस बतानी है, कौन सी रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है। सुनिएगा ध्यान से, एक एक करके देखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? A और B जुड़ेगा, C देगा। A छोटे हैं, B छोटे हैं, C वाले बड़े हैं, ऊपर वाले। यस, पॉसिबल है। देखो, आपको बाइंडिंग एनर्जी तो नहीं पता है, तो हम छोटे से बड़े तो बना ही सकते हैं ना, फ्यूजन करके। फिर क्या C टूटेगा और टूट के A और B देगा? तो C, पहली बात तो ये स्टेबल है, वो टूटेगा क्यों? बहुत बड़ी बात है। अगर C स्टेबल है तो वो टूटेगा क्यों भाई साहब? तो ऊपर वाला स्टेबल है ना, नीचे घटने लगेगा तो इसका मतलब ये वाले अनस्टेबल हैं। ठीक, और ये इससे स्टेबल है, तो ये वाला स्टेबल इन दोनों से है, तो ये कभी नहीं देगा। समझे बात को? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? C। कौन सा कम स्टेबल है? तो ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल कैसे बनेगा? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है ना ऊपर वाले की। और D और E क्या कभी D और E जुड़ेगा? नेवर। जुड़ेगा कौन? हल्के वाले। ये वाले तो जुड़ेंगे नहीं,
ये जुड़ रहे हैं, गलत हो गया। क्या एफ कभी टूटेगा? एफ टूट सकता है, भारी वाला है। भारी किधर होता है? इधर हैवी वाले इधर होते हैं। तो भारी न्यूक्लियस टूटेगा, डी और ई दे देगा। ये भी करेक्ट आंसर हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। तो कौन सा वाला पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। तो पहला वाला आंसर हमारा पॉसिबल रिएक्शन है, फर्स्ट वाला आंसर हमारा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा ये जो 16 है 13 है, 13 का राइट आंसर है फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझाया गया है। एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ, एनर्जी रिलीज्ड बाय fission of 1 gram of uranium in joule, given that energy released by per fission of 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक यूरेनियम का एटम या न्यूक्लियस जब एक यूरेनियम फिजन करेगा और प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में एनर्जी निकलेगी 200 मिलियन। तो हम यही कर लें, पहले नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम निकाले तो कितना आ जाएगा? 235 में यूरेनियम 235 में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो 6.023 10 की पावर 23 और ये आ जाएगा आपके पास 235। 235 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? याद करिए एवोगैड्रो में। और 1 ग्राम में कितने होंगे? तो इतने न्यूक्लियाई हमारे हैं। और एक न्यूक्लियस कितनी दे रहा है? 200 मिलियन की एनर्जी। तो कितनी हमारी जो पूछा जा रहा है, कितनी एनर्जी हमारी रिलीज होगी, हमसे पूछा जा रहा है जूल में बताइएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज अगर पूछा जाएगा 200 मिलियन 1.6 10 की पावर माइनस का 13 जूल। ये एक एटम से है, एक न्यूक्लियस से है। कितने न्यूक्लियस हैं इसके पास 1 ग्राम में? 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस हैं? 6.023 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 235। इतने न्यूक्लियस से टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी जूल में? तो जब बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो आएगा वो हमारा 8.2 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिएगा। 3Li मास ऑफ 3Li दिया गया है, इतना लेस देन मास ऑफ सम ऑफ द मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, यानी कि ये दिया है डायरेक्ट मास डिफेक्ट। तो जब डायरेक्ट मास डिफेक्ट दिया है तो कह रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताइएगा। तो पहले तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिए, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 931.5। तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.042 और 931.5 और ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये हमारी वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.042 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 39.123 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 39.123 7 मास नंबर दिया है। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा जो आंसर लगभग आ जाएगा वो आ जाएगा 5.89। कौन सा ऑप्शन है 5.8 के आसपास? भाई नहीं तो अब सेकेंड ऑप्शन लगाना पड़ेगा जब कोई ऑप्शन 5.8 के आसपास नहीं है। ठीक, तो मोटा मोटा सॉल्व करने में हेल्प तो लेनी है इनकी, लेकिन 5.58 हमें आंसर आ रहा है करीब करीब। तो ये हमारा अप्रॉक्स आएगा 5.58, है ना। तो 5.6 ले लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे। बढ़िया सवाल है, समझिएगा। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ई और ई बी। 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, 3 एटम बी के जुड़कर
1 atom of A. This fusion process accompanied by release of energy. यहां पर एनर्जी निकलती है। तो यहां पर क्या हुआ, तो एनर्जी जब रिलीज निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू E बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A -3 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं। तो हमको उन्होंने कुछ दिया है कि नहीं दिया है? यस, इन्होंने दिया है EA एंड EB आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये हमें ऑप्शन पूछा, बोला जा रहा है, और वो हमको बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। तो एक काम कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ए की कितनी है बेटा? ए वाले की बाइंडिंग एनर्जी है EA और माइनस का 3 EB आ जाएगा और ये E आ जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसा निकालना है, कुछ ऐसा करना है कि इनसे कुछ हमारा आंसर मैच कर जाए। तो 16 नंबर पे देखिएगा कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो हमें लगता है EA माइनस का E इक्वल टू 3EB आ रहा है। तो जब हम यहाँ से करेंगे, पहला तो मैच कर गया, ये तो कट्टम है, और क्या ये मैच करेगा? नहीं, ये करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो बड़े थोड़े से उलझने वाले होते हैं, समझ के करिएगा, लैंग्वेज भी बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू द, एक न्यूक्लियस हमारा जब मास m का टूट जाता है छोटे छोटे 2 मास में, तो हमारे पास ये कह रहा है न्यूक्लियाई 2 पार्ट हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:2। रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, और जब रेडियस का रेशियो दिया है तो हमको मालूम है इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अगर जोड़ देंगे तो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, और जब कोई स्प्लिट करता है तो रेस्ट पे ही है, तो दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। हमसे क्या कहना चाहता है? स्पीड का रेशियो पूछना चाहता है बेटा। तो सारे बच्चे समझ लीजिएगा, रेडियस जो होती है वो हमारी इस तरह से रिलेट करते हैं A1/A2, और जब हमारा ये क्वेश्चन आता है ना, तो मास के केस में R1/R2, M1/M2 वाले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। और रेडियस का क्या रेशियो दिया है बेटा हम लोगों को? 1:2। क्यूब कर देंगे तो हमने क्यूब कर दिया, तो ये M1/M2 आ जाएगा। तो हमारे पास M1/M2 का कितना वैल्यू आ गया? 1/8 आ गया। रेडियस से निकाला मास का रेशियो। अब बताओ मोमेंटम से क्या निकालेंगे? मोमेंटम हमारा इक्वल और ऑपोजिट आएगा। वेलोसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो V1/V2 M2/M1, माइनस का मतलब डायरेक्शन है। पता है ये M2/M1 यहां से क्या आ जाएगा? 8:1। तो बेटा ये आ जाएगा 8:1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला वाला। 17 का कौन सा आंसर है बेटा? फर्स्ट वाला। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले दोनों न्यूक्लियस का हम लोग क्या करेंगे? रेडियाई के फॉर्मूले से मास का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेडियाई का फॉर्मूला मास से रिलेटेड या मास नंबर से रिलेटेड दिया है। मास का रेशियो निकालेंगे, वही मास का रेशियो हमारा मोमेंटम के फॉर्मूले में जाएंगे तो वेलोसिटी का रेशियो दे देगा। ठीक है, आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 18 पर। हमको मालूम है बच्चे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो MP और Mn इनका मास है प्रोटॉन का, और M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम से क्या होता है? छोटा होता है। जितने न्यूट्रॉन है वो A-Z है, ये सारे न्यूट्रॉनों का मास, ये सारे प्रोटॉनों का मास, और इसका क्या हो जाएगा? छोटा होता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा वास्तविक मास जो है हमारा वो सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन के कम होता है। तो इसी को मास डिफेक्ट बाद में निकाला जाता है। 18 का राइट आंसर है फर्स्ट वाला। क्लियर आंसर निकल आएगा यहाँ पे, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बेटा आंसर आ जाएगा।
आइए, बड़ा शानदार सवाल है, आइएगा। न्यूक्लियस विद मास नंबर 20 इनिशियली एट रेस्ट अल्फा पार्टिकल निकालता है, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हमारा न्यूक्लियस 220 वाला है। जब ये y में कन्वर्ट होता है तो 214 आ जाएगा, नहीं 16 आ जाएगा, 4 कम हो जाएगा और एनर्जी निकलेगी और अल्फा पार्टिकल निकलेगा। आपको क्यू वैल्यू दी गई है, 4 मास नंबर कम होता है। हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिए, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब आएगा A-4 अपॉन, मतलब A-4 अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई Q। A कितना है, ये वाला 220 माइनस 4 का मतलब अपॉन A का मतलब और मल्टीप्लाइड बाई 5.5। ऊपर 216 है तो लगभग हमारा जो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे 5.4 वाला आंसर सही आंसर आ जाएगा। तो ये है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और उसका बड़ा एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में कहीं ये था, अब नए वाले में नहीं है। तो यहाँ रखा इसलिए गया है कि इसको आप लोग लेके चलिए, पुराने नए का मिक्सचर करके कहीं कोई सवाल बन जाता है। एक डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला है, डेरिवेशन इसका होता है, कैलकुलेशन निकाला जाता है, लेकिन मेरी राय आपको यह है कि इसको आप तैयार करके चलिए। ठीक, 20 नंबर रेडियस के रिलेशन पे जाएंगे 20 नंबर में, और मास नंबर की पावर 1/3, यही तो होता है कॉन्सेप्ट। तो पहला हम रेडियस ले लेंगे, कोई भी न्यूक्लियस x ले ले, दूसरा न्यूक्लियस ले लेंगे हम लोग बेटा सीजियम, मास नंबर x का और मास नंबर सीजियम का। बताइए बेटा x का मास नंबर क्या आ जाएगा, निकालना है। सीजियम का क्या आ जाएगा 189, होल पावर कितनी है 1/3। इसका क्या है बेटा रेडियस, इसकी रेडियस का 1/3, मतलब नीचे वाले की r है तो ऊपर वाली r/3 आ जाएगी। नीचे वाली r है तो ऊपर वाली r/3 आ जाएगी। हम लोग अगर बात करेंगे तो 1/3 इधर बचेगा, ax यहां आएगा और 189 यहां पर आएगा। क्यूब कर लो दोनों तरफ का, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ax निकालना है 189, 27 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, तो ax की वैल्यू आ जाएगी 7। कौन सा मास नंबर आपका पॉसिबल है 7, सेकेंड वाला। भाई मास नंबर निकलेगा तभी ना आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 21 नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 21 नंबर पे, एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ इज 200 मिलियन, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड पर सेकेंड इन द पावर ऑफ प्लांट 16 किलोवाट। यानी कि नंबर ऑफ फिजन अगर कोई पूछे, फिजन रेट होता है तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एनर्जी इन वन फिजन, एनर्जी इन वन फिजन। देखो एक फिजन में एनर्जी की बात कर रहा है, एक फिजन में। अगर हम टोटल एनर्जी मालूम है और एक फिजन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं, एक फिजन की एनर्जी की, तो ये हमारा नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। बताओ एनर्जी कितनी टोटल हमारी है 16 किलोवाट। तो 16 10 की पावर 3 वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड।
तो 16,000 तो ये आ गया, और नीचे है 200। मिलियन को बदल देंगे हम लोग जूल में। भाई 200 मिलियन है एक फिजन की एनर्जी, तो आप इसको जूल में बदल देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लगभग मैं इसका अगर इसका आंसर कैलकुलेट करता हूं तो 16,000 डिवाइडेड बाई 280 आ जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाई अगर हम करेंगे 1.6 तो ये 50 आ जाएगा। तो 50 10 की पावर 13 प्लस में कोई ऑप्शन है अगर 5 लिखेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। तो 14, तो चौथा वाला आंसर आ जाएगा 5 10 की पावर 14। तो लगभग आपका 21 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 4th है। तो ये हम लोगों का 21 तक का क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके आगे का पार्ट पंकज सर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों। चार्ज Q divided into two parts Q1 Q2 such that they experiences maximum force repulsion when separated by certain distance, then ratio of Q Q1 Q2। देखो बच्चों इसका फंडा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फंडामेंटल ही देखो, सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व किससे करेंगे हम लोग? कूलम्स लॉ से करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज Q है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए, इसके दो पार्ट कर दिए, एक ये और एक ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो Q1 Q2 के बीच में फोर्स मैक्सिमम तभी लगता है जब चार्ज ओरिजिनल का आधा आधा डिवाइड हो जाए, यानी कि Q1 और Q2 ओरिजिनल का Q का आधा हो जाए। बस इसको ऐसे याद रखो। ऐसे ही फोर्स ग्रेविटेशन में था कि किसी मास को डिवाइड करें M1 M2 M, तो भी यही फंडा लगेगा, हर जगह यही फंडा है। तो इससे बच्चों देखो रेशियो क्या निकला, 1:1:2, यानी कि हमें Q का रेशियो पहले लिखाना है, तो 2:1:1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा सीधा 4 हो गया। भाई Q को पहले है, Q1 Q2 बाद में है, तो Q का हो गया 2 2 1 1, यानी कि 4th ऑप्शन आ गया। और ये कूलम्स लॉ ही इसी से सॉल्व होता है बच्चों। चलो आगे 23 कह रहा है टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर इतने और इतने मीटर पे हैं, तो फोर्स निकालना है। तो देखो बेटा, एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम का है, वो भी P पे है, और दूसरा भी 1 यहां पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस होएगा Q माइनस P, I माइनस 2I कर दो तो माइनस I हो जाएगा, J माइनस 3J कर दो 2J हो जाएगा, माइनस के कर दो 2K हो जाएगा। तो यहां से R निकल आया √1 + 4 + 4 यानी कि 9, यानी कि 3 आ गया। अब फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला कौन सा अप्लाई कर दोगे? फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R²। तो K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻12 कूलम बाई R²। 9 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁷ कितना आ गया? 7 न्यूटन। अब 10⁻⁷ न्यूटन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे न्यूटन तो आंसर है नहीं, डाइन में आ रहा है। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों? एक न्यूटन में कितने डाइन? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों? 10⁻⁴ कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग, ये -12 होगा ना बेटा, यहाँ पर -12 कर लो जरा, करेक्शन हो गया, तो -12 हो गया, ये 3 था, तो ये आएगा एक्चुअली में बच्चों 12 और 9 -3 न्यूटन आएगा बेटा। और डाइन में कन्वर्ट करना है, -3 × 10⁵ कर दो तो डाइन हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 100 डाइन। 100 डाइन का मतलब हो गया 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी बच्चों इसी से हुआ। ये कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पे दिया गया है 12th में। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर 0, निम्नलिखित में से किस स्थिति में केंद्र पर क्षेत्र शून्य नहीं है? नॉट जीरो, नॉट जीरो बताना है बच्चों। तो कैसे बताओगे? बोलो कौन सा आंसर होगा?
देखो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो फील्ड जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देख लो यहाँ पे Q है, Q है, ये Q Q कैंसिल होगा, इस Q Q का फील्ड इस Q का फील्ड कैंसिल होगा, तो इसमें तो जीरो होगा। अब यहां पर देखो बेटा, इस Q का फील्ड यहां सेंटर पर इधर होगा, इस Q का फील्ड इधर होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन इस Q का इधर होगा, टुवर्ड्स चार्ज होता है माइनस का फील्ड, और प्लस का भी इधर ही होगा। इस Q का इधर होगा, इसका भी इधर ही होगा, तो इसमें जीरो नहीं होगा, ये नॉट जीरो होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इसमें सारे माइनस है, जीरो हो जाएगा, इसमें सारे प्लस है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आ गया, इसमें सेंटर पर फील्ड जीरो नहीं होगा। मॉडिफाइड पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट है 2 point charges of 30 microcoulomb, 40 microcoulomb, 20 centimeter apart from each other. Where will be electric field zero line joining the charges from 30 microcoulomb? 30 microcoulomb से निकालना है बच्चों। ये मान लो 30 microcoulomb का चार्ज है, ये 40 microcoulomb का चार्ज है। अब इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अच्छा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो 20 सेंटीमीटर बना रहने दो। कहां फील्ड जीरो होगा? तो अब दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो मान लेते हैं यहां पर फील्ड जीरो। इसका फील्ड 30 का इधर होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होता है E1, और इसका फील्ड अवे इधर होगा E2। अब ये E1 और E2 आपस में बराबर होंगे तो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या मान लो, x मान लो, यहां से ये वाली डिस्टेंस x मान लिया, तो ये बाकी कितनी बची 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E1 E2 रखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा बच्चों। रखो भैया, E1 हो जाएगा इसके थ्रू, तो KQ1 बाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, उसका हो जाएगा फील्ड यहाँ पे KQ2 बाई आर स्क्वायर का मतलब 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल करो जरा, K माइनस 6 कैंसिल हो गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट लेने पर ये √3 हो जाएगा, बाई एक्स हो जाएगा, इधर ये 2 अपॉन 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर इसको इधर मल्टीप्लाई करो, √3 20 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। तो 20 √3, इसको टर्म उधर ले जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे तो √3 + 2 आ जाएगा। यानी कि बच्चों यहां से हमें x इज इक्वल टू मिला कितना, 20 √3 अपॉन √3 + 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों, सेकंड ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, उसी से हम लोगों ने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी के पेज 14 पर के मैंने। नेक्स्ट है ए मास m कैरिंग चार्ज Q सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। Q आवेश वहन करने वाला द्रव्यमान का एक डोरी से निलंबित है और E तीव्रता के एक समान क्षेत्र में रखा गया है। संतुलन की स्थिति में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी? देखो बच्चों, जैसे ये स्ट्रिंग है, अब इस पे चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये चार्ज इधर चला जाएगा। चार्ज जाने का मतलब ये इधर चला जाएगा, यानी कि इस पे फोर्स इधर लग गया, वेट mg इधर लगेगा। ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो इसी को, ये टेंशन वाला होगा ना, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब स्ट्रिंग का यही एंगल निकालना है, तो ये तो रिजल्टेंट हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इस ट्राइंगल में देखो tan थीटा हमें क्या मिलेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर f हो गया और अपॉन बेस mg हो गया, और f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EQ, तो EQ बाई mg, तो थीटा आएगा tan इनवर्स EQ बाई mg। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, tan थीटा EQ बाई mg, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स EQ बाई mg। फोर्थ ऑप्शन बच्चों इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट ये PYQ मॉडिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ 50 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.6 मीटर, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। मिड पॉइंट पर बच्चों हमें इंटेंसिटी निकालना है। चलो देखते हैं। एक चार्ज है 50 माइक्रोकूलम और दूसरा है 100 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस 0.6 मीटर है, तो मिड पॉइंट पे ये हो जाएगी 0.3 मीटर, ये भी हो जाएगा 0.3 मीटर। यहाँ इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहले चार्ज की इंटेंसिटी इधर होगी E1, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अवे होती है, दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी इधर हो जाएगी E2। तो E1 E2 निकाल दो और रिजल्टेंट निकाल लो। तो इसमें E2 ज्यादा होगा क्योंकि ये 100 कूलम है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेट हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर 0.3 स्क्वायर। E1 हो जाएगा K Q 50 अपॉन 0.3 स्क्वायर। तो E नेट आएगा, इसमें कॉमन ले लो, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, नीचे 3 स्क्वायर 0.3 स्क्वायर का 9 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 100 माइनस 50 यानी कि 2 बचेगा, है ना। तो जरा देखो ये 9 9 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 50 50 आ गया, 50 9 में से 6 गया 3, ये 3 हो गया, 2 ऊपर जाएगा ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 2 5 1 6 5 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बच्चों सेकंड मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही लगाया हम लोगों ने, एनसीईआरटी के पेज 14 पर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, सेंटर पे निकालना है बच्चों। देखते हैं सेंटर पे क्या होगा, ये प्लस क्यू है तो ये ए, अच्छा यहाँ पे आर डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी और आर इज इक्वल टू साइड के टर्म्स में a/√2 हो जाएगा। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी कि ये फील्ड आपस में कैंसिल हो गए भाई। इसका फील्ड यहाँ पर इधर होगा KQ/2, ये भी प्लस है तो इसका इधर हो जाएगा KQ, इसके आपस में कैंसिल, इस माइनस का इधर होगा, इस प्लस का इधर होगा, तो यहाँ पर फील्ड ये BD के अलॉन्ग होगा, तो फील्ड हो गया BD के अलॉन्ग, कितना हो गया 2KQ/r², 2K की वैल्यू 1/4πε0 Q और R हो जाएगा a²/2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ये आया Q/πε0, a² कर देंगे, a² अलोंग BD, Q/πε टूवर्ड्स BT। सेकंड ऑप्शन बच्चों देखो मैच कर गया, सीधा सीधा BD की तरफ इतना ये फील्ड आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चले बच्चों आगे, ये भी देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पे है, लगाया गया है। इसके बाद आ जाते हैं, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस a हैज नेट पॉजिटिव चार्ज q, a conducting spherical shell of inner radius b, outer radius c is concentric with solid sphere and has charge net -q. The surface charge density on inner and outer surfaces of spherical shell will be। इसमें ये बच्चों बोला गया एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस a है, ये वाला ये रेडियस a, इस पे नेट चार्ज है q यानी कि +q, और ये हॉलो है, इसकी रेडियस इनर वाली b है, आउटर की c है, इस पे नेट चार्ज है -q ये। तो इनर और आउटर की चार्ज डेंसिटी निकालनी, तो इनर और आउटर पे हमें चार्ज मालूम होना चाहिए, इंडक्शन से निकलेगा। अगर इस पर +q फैला हुआ है, ये +q, तो यहां पर -q फैलेगा और बाहर +q फैल जाएगा, तो बाहर -q पहले से था, +q और फैल गया तो नेट 0 हो गया। तो अंदर वाले पे आया माइनस चार्ज, और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज बाई एरिया, तो अंदर वाले का एरिया हो जाएगा 4πb², और बाहर वाले पे चार्ज ही 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर
थर्ड मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीवाईक्यू का ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है ए चार्ज आयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड E 3 into 10 के पावर 4 voltmeter so that neither falls nor rises, the charge on drop will be। तो एक चार्ज ऑयल ड्रॉप है, इसको यूनिफॉर्म फील्ड में सस्पेंड कराया गया है, फील्ड की वैल्यू है। अब देखो ये चार्ज है, अब इसमें जो वेट mg इसका होगा तो उसको कौन बैलेंस करेगा? फोर्स बैलेंस करेगा। कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? जो फील्ड में लगता है। फील्ड में कितना लगता है? F इज इक्वल टू EQ लगता है। तो यहां पर जो फोर्स EQ है वो वेट को बैलेंस कर लेगा, तो ये हवा में लटका रहेगा। यहां पे हमें Q निकालना है, चार्ज निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3 इंटू 10 की पावर 4, Q निकालना है। मास ये गिवन है 9.9 इंटू 10 की पावर -15, G की वैल्यू 10 रख दो तो ये हो जाएगा 3.3 आ गया। Q आ जाएगा कितना? 4 इधर जाएगा, -19 से 18 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3.3 इंटू, भाई 4 इधर ले जाएंगे, -19 और 10 इधर हो गया तो -18 बचा, इतने कूलम आ गया। 3.3 10 और -19 कूलम। ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी पीवाईक्यू का मॉडिफाइड है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रोटॉन ऑफ मास एंड चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल डिस्टेंस डी इन द फील्ड। m द्रव्यमान का आवेश एक प्रोटॉन E सामर्थ्य के अनुसार विद्युत क्षेत्र में विराम से छोड़ा जाता है तो d दूरी तय करने में समय कितना लिया जाएगा? ये प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अगर ये छोड़ा जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भागेगा, तो जब भागेगा तो जब d डिस्टेंस तय करेगा, मान लो यहां से यहां तक d डिस्टेंस कवर किया, तो समय हम लोगों को निकालना है। तो सीधे सीधे लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो s हो गया d, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a की जगह f अपॉन m, तो f की जगह हो जाएगा EQ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो जाएगा mT²। तो T² यहां से मिल गया 2md अपॉन E इंटू E। तो T आ जाएगा √2md अपॉन E इंटू E। कौन सा ऑप्शन बच्चों देखो मैच कर रहा है? 2md dme, सेकंड ऑप्शन बच्चों देखो तुम्हारा मैच करेगा, यही मैच करेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में इसी तरह का दिया हुआ है, पेज नंबर 17 पे। कह रहा है विच ऑफ वन फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? क्या टू लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर? ये तो है, ये बिल्कुल सही है। हमें बताना है प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड इन पॉजिटिव, बस यही गलत है, और जो गलत है वही सही है। जो फील्ड लाइन होती हैं बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं निकलती हैं। और देन है कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 21 पे दिया है, फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज, इंडेक्ट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल मास 6.4 10⁻27 kg, चार्ज 3.2 10⁻19 कूलम is situated in uniform field 1.6 10⁵ volt per meter. The velocity of particle at the end of इतने मीटर पाथ when it start from rest, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है भाई, वही फार्मूला 1D का लगा दो। रेस्ट का मतलब u बराबर क्या हो गया? 0, और हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, v चाहिए, लगाओ v² इज इक्वल टू u² 0 2as। तो इसको 2a, a की जगह f/m, f की जगह EQ/m और इंटू s दिया है, सब कुछ गिवन है, बस वेलोसिटी निकालना है। v इज इक्वल टू आ जाएगा √2EQS/m। वैल्यू रखो बच्चों, √2। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारा 1.6 10 to the power 5, 1.6 10 to the power 5। चार्ज हो गया 3.2
10 की पावर माइनस 19, डिस्टेंस हो गई इतना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और मास हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, और आंसर तुम्हें निकालना है कि आंसर कौन सा होगा, कौन सा आंसर बच्चों मैच कर रहा है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करें तो बच्चों देखो 27 ऊपर जाएगा, 19 इससे हो जाएगा, 9 2 11 21, 21 ये हो गए, और 7 5 12 32 हो गए, 9 ये हो गए, 9 का मतलब 5, और ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। ये सॉल्व करो बच्चों, लगभग आ जाएगा, ये वाला आएगा 4√2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये चौथा ऑप्शन बच्चों तुम्हारा मैच कर जाएगा। थोड़ा आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एनालाई एक्सपर्ट से बनाया गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है। रॉड ऑफ लेंथ एल ऑन विच चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ए चार्ज Q is situated at distance A from edge of rod, then find force on Q due to rod। इसमें बच्चों ये बोला गया, क्वेश्चन अच्छा है और ये PYQ का है और ये NCERT के सिलेबस में भी है। एक चार्ज ये Q है, ठीक है, और यहां पर एक ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक चार्ज Q पूरा फैला हुआ है, ठीक है, और रॉड की लेंथ L है, और इस चार्ज की एक एंड से लंबाई है A, ये दिया हुआ है। Q डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, चार्ज Q सिचुएटेड डिस्टेंस ए फ्रॉम H, यहां से A। तो अब इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो एक्चुअली में बच्चों क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोगों ने फोर्स देखा है, लेकिन यहां पर चार्ज रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका पॉइंट चार्ज निकालेंगे। पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे, इसका एक एलिमेंट मान लेंगे, पॉइंट एलिमेंट, तो इसका जो मास हो जाएगा, चार्ज, इसका चार्ज निकालना है। जैसे ये Q1 मान लो, अब इसका Q2 निकालो पॉइंट का। कैसे निकालोगे, यूनिट लेंथ का चार्ज हो जाएगा Q/L, इसकी लंबाई हम dx मान लें, और इस चार्ज से दूरी को x मान लो, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, पॉइंट मास कंसीडर करो। तो इसका चार्ज हो जाएगा Q/L और इंटू dx। भाई देखो, ये L लेंथ पे चार्ज Q फैला हुआ है, तो यूनिट लेंथ पे कितना फैला होगा, Q/L। इसकी यूनिट लेंथ पे Q/L हो गया, तो इसकी लेंथ हम लोगों ने dx माना है, तो dx के लिए Q/L dx। अब इसका चार्ज ये हो गया, अब ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स निकालो, dF आ जाएगा K Q1 Q2 और बाई r², और इनके बीच की डिस्टेंस हमने x मान लिया है। अब देखो बेटा, चूंकि हमने तो एलिमेंट और इसके बीच में फोर्स निकाला, हमें पूरी रॉड पे निकालना है, तो लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट क्या लगेगी, यहां से यहां तक a हो गई है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी a+l। तो इसमें टोटल फोर्स के लिए कॉमन ले लो KQ/L, और इंटीग्रेशन कर दो a से, और यहां से यहां तक a+l। तो पूरी रॉड और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकल आएगा, x ऊपर ले जाओ, -2 dx। सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन करके बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा F = KQ/L, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1/x। तो माइनस को तुम बाहर निकाल सकते हो, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो -KQQ/L 1/x, और यहां पर लिमिट ले लो a से a+l, तो -KQQ/L, ये आ जाएगा a+l -1/a, तो ये आ जाएगा -KQQ/L a-L/a+l, L कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, L नहीं, यहां पर a और a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा KQQ अपॉन a इंटू a+l। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 35 नंबर चलते हैं, ये PYQ का है क्वेश्चन बच्चों। 35 नंबर पे हम लोग चलते हैं।
3 charges 2q, q, 3q are placed as shown figure, then value of q for which 3q is in equilibrium. यहाँ पे ये 3 चार्ज रखे हुए हैं, तो इसमें हमें वैल्यू q की निकालनी है कि कौन सा इक्विलिब्रियम में हो जाए, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो देखो बच्चों, ये प्लस 2q है, ये भी प्लस है, तो ये 2q इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, F2q, F2q मतलब 2q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अब इक्विलिब्रियम के होने के लिए इस फोर्स को कैंसिल होना चाहिए, यानी कि इस पर इधर फोर्स लगना चाहिए, इधर तभी लगेगा जब इसको माइनस मानेंगे, क्योंकि यही लगाएगा, ये माइनस मानेंगे तो ये इधर फोर्स लगा देगा FQ, ये दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में बन जाएगा। अब Q निकाल लो, तो FQ इज इक्वल टू F2Q, ये FQ इधर पे लगा रहा है तो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये 2q इस पे उधर लगा रहा है तो ये हो जाएगा k, q1 हो जाएगा 2q, q2 ये हो जाएगा, और बाई आर स्क्वायर एल प्लस एल यानी कि 2l का होल स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें कैंसिल करो, k 3q एल स्क्वायर 2 2 जा 4, तो कैपिटल Q आया Q बाई 2, और कैपिटल Q का नेचर माइनस में है तो माइनस Q बाई 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। PYQ में मॉडिफाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, two similar balloons filled with the gas are tied to L meter long string. A body of mass m is tied to another ends of a string. The balloons float in air at distance r. If amount of charge on balloon is same, then calculate magnitude of charge in each balloon. देखो इसको हम लोग जरा इसमें समझते हैं। इसमें ये बोला गया है एक ये मास है, तो इससे ये दो बैलून जो है इस तरीके से, हीलियम वाले बैलून नहीं होते जो तैर रहे हैं हवा में ऐसे, तो ये बैलून जा रहे हैं ऊपर, लेकिन इस मास ने इनको बैलेंस रखा है, यानी कि जो वेट इधर mg लग रहा है नीचे, वो इस बैलून के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस, इनको ऊपर नहीं जा रहा। हीलियम का बैलून क्या करता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन ये वेट इन दोनों बैलून्स को हवा में तैरा रहा है, फ्लोट करा रहा है बैलून्स को। तो अब यहां पर ये कह रहा है ये अगर r डिस्टेंस से चार्ज q है, तो हमें निकालना है बच्चों इसमें क्या, चार्ज निकालना है। किसी भी बैलून के ऊपर चार्ज क्या होगा, ये चार्ज हम लोगों को निकालना है। चलो करते हैं बच्चों, देखो इसमें FVD बनाओ। अच्छा, एंगल भी थीटा यहां पर है, तो एंगल थीटा यहां पर कौन सा दिया गया है, थीटा एंगल हो गया स्ट्रिंग के बीच का, या स्ट्रिंग वर्टिकल से जो एंगल बना रही है वो थीटा है यहां पे बच्चों। तो इसमें ये मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो अब देखो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक, mg, ये टेंशन T इधर हो गया, इधर भी टेंशन T हो गया, ठीक। अब ये टेंशन को आगे ले जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो T का कंपोनेंट क्या आएगा इधर, नहीं ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये वाला थीटा होगा, वर्टिकल से ना करस्पॉन्डिंग, तो इधर हो जाएगा T cos थीटा एंगल, और इधर हो जाएगा T sin थीटा। ऐसे ही यहां पर T का इधर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा T cos थीटा, और इधर हो जाएगा T sin थीटा। तो अब बैलेंसिंग करो, ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेंगे, यानी कि जो वेट mg है ये इस T और इस T cos थीटा को बैलेंस करेगा, और जो ये T sin थीटा है ये इधर F को प्रोड्यूस करेगा, ये ऐड नहीं होगा एक्चुअली में, ये T sin थीटा इस बीच को F को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू F हो गया, और T cos थीटा मिल करके हो गए 2T cos थीटा, और इसके वेट को बैलेंस करेगा mg। डिवाइड कर दो, T कैंसिल हो जाएगा, 1/2 tan थीटा आएगा, और F की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K में दिया है तो ऐसे ही कर दो, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर mg। हमें यहाँ पे चार्ज निकालना था बच्चों, क्यों, हमें क्या निकालना था, चार्ज ही निकालना था। तो चार्ज निकाल लो, Q स्क्वायर हमें मिल जाएगा
क्यू स्क्वायर, के इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा और अपॉन में 2k, तो Q बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा बाई 2k की पावर 1/2, या अंडर रूट में कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है बच्चों, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2k की पावर 1/2 टेन थीटा, यानी कि पहला ऑप्शन देखो इसमें मैच कर रहा है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं बच्चों आगे, ये पीवाईक्यू मॉडिफाइड इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर फील्ड में कोई पार्टिकल फेंका जाता है तो उसका पाथ बच्चों पैराबोला होता है। कौन सा पाथ होता है, पैराबोला। क्यों, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट कि ऐसे है, ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट बना दो, निगेटिव बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब कोई चार्ज प्लस क्यू है, अब इसको इधर फेंकोगे तो चार्ज प्लस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स इस पे फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो ये पाथ पैराबोला बन जाएगा। ये देखो, ये मॉडिफाइड इस क्वेश्चन से लिया गया, इसमें भी यही है, देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो ये पाथ पैराबोला सब बन रहे हैं, इससे क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एंड टाइम पीरियड टी इफ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर अबाउट फिक्स्ड चार्ज प्लस क्यू। यानी कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू बोला गया, चलो कैपिटल क्यू ले लो, और इसके चारों तरफ एक चार्ज क्यू इस तरीके से रोटेट होता है। तो बच्चों अब ये जब चार्ज रोटेट होगा, डिस्टेंस आर है, तो चार्ज का पाथ सर्कुलर है, तो इस चार्ज के ऊपर इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रो फोर्स लगाएगा, तो जो इलेक्ट्रो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कर दो, ओमेगा हो जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर, यानी कि 4π² स्क्वायर। क्या लाना है बच्चों हम लोगों को, रिलेशन बिटवीन रेडियस और टाइम, रेडियस और टाइम पीरियड लाना है, यानी कि आर। तो रेडियस देखो, आर स्क्वायर इधर ले जाओ, ये आर स्क्वायर इधर ले जाओ, ये आर और ये आर क्यूब हो जाएगा, बाकी सब इधर ले जाओ, 4π² इधर ले जाओ, 4π² इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, पाई क्यूब बनेगा, है ना। इसमें अगर हम इधर ले जाएंगे 4π² तो क्या बनेगा, पाई क्यूब बन जाएगा। क्यों भैया, पाई क्यूब बन जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, आर क्यूब। t² इधर लेगा, अच्छा तो इधर हो जाएगा क्यू क्यू, t² बाई 4 इधर आएगा 16, π² इंटू पाई क्यूब हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, और क्या आएगा भाई, एम आएगा, एम आएगा, ये आंसर आएगा बच्चों। तो ये आंसर तब मैच करेगा बच्चों, आर क्यूब का यही दिख रहा है आंसर, ये तब मैच करेगा जब यहां पर ये क्यूब हो जाए, स्क्वायर है ना, अगर ये क्यूब हो जाए यहां पे तो बच्चों हमारा आंसर कौन सा मिल जाएगा, 4 नंबर आंसर मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 है बच्चों, two spherical conductors BC having equal radii carrying equal charges on them repel each other with force when kept apart some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both the new force repulsion between BC. ये PYQ 2025 में आया, इसी साल का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें B और C दो कंडक्टर हो गए, ये B हो गया और ये C हो गया, दो कंडक्टर हो गए, इक्वल चार्ज हो गए,
और इसमें जो है रिपेल ईच अदर एफ। चलो इनके बीच में आर डिस्टेंस है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर कह रहा है कि तीसरा अनचार्ज दोनों को टच करा के रिमूव कर दिया जाता है। तीसरा वाला क्या है, अनचार्ज है ना, अनचार्ज मतलब Q0। पहले इसको B से टच कराएंगे। अगर हम A और B को टच कराएंगे तो टच करने पर मालूम है कि जो चार्ज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो टच कराने पर QA और QB दोनों हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, यानी कि Q/2 तो अब B पर आ गया चार्ज Q/2 और C पर कितना था Q, और A पर जो हमने तीसरा वाला लिया है उस पे भी चार्ज Q/2 आ गया। अब A को C से टच कराते हैं, देखो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट C, ठीक है, और फिर हटा देते हैं। तो अगर हम A और C को टच कराएंगे बच्चों, तो जब AC को टच कराएंगे तो अब A और C पर फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, यानी कि 3Q/4 ये हो जाएगा। अब हमें इसको A को हटा देना है और इस पे C पे चार्ज आ गया 3Q/4। तो देखो B पर था कितना Q/2, B पर था Q/2 और C पर अब नया चार्ज आ गया 3Q/4। तो अब नया फोर्स निकालो, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/8 KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 3/8, और KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो ये 3/8F आ गया, यानी कि जो नया फोर्स है वो इनिशियल का 3/8F हो गया, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड बाई, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विकृत होगी किससे, ये PYQ है, PYQ से लिया गया है। देखो जब चार्ज होता है रेस्ट में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज एसिलरेट करता है तो EM वेव एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या EM वेव प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि क्या हो गया आंसर, एसिलरेटेड चार्ज ओनली। यूनिफॉर्म मोशन स्टेशनरी हो नहीं सकता। एसिलरेटेड चार्ज एंड चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन, केवल त्वरण से ही हो सकता है। नेक्स्ट, force 4 Newton acting between two charges in air. If space between them completely filled with glass, then no force will be. वायु में दो आवेशों की 4 न्यूटन का बल लग रहा है, उनके बीच के स्थान को कांच से, जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, इससे भर दिया जाता है, तो नया बल। तो हमें मालूम है मीडियम में बच्चों जो फोर्स होता है वो एयर में फोर्स का K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी ये है, यही K के बराबर है। इसमें इधर नहीं लिखा, उधर लिखा हुआ है। तो नया फोर्स मीडियम में हो जाएगा एयर में फोर्स 4/8, यानी कि 0.5 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि 0.5 का मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आंसर मिल गया बच्चों। ये इसी चार्ज के ही फार्मूले से लिया गया है, ठीक है। इसमें बस F मीडियम F एयर बाई K कर देंगे, फार्मूला यही यूज हो रहा है NCERT के पेज नंबर 6 पे। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर possess 60 coulomb and -20 coulomb charges. They are brought in contact and then separated by 10 centimeter force between them. दो समान धातु के गोलों पर 60 और -20 कूलम के आवेश से संपर्क में लाया गया है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग किया जाता है, तो उनके बीच बल बताइए। तो जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो बच्चों दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब 60 - 20/2, यानी कि 40/2, यानी कि 20/20 आ गया। 60 - 20 यानी कि 40/2। तो चार्ज 20 कूलम के हो गए,
अब फोर्स निकाल दो, फोर्स का के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 20 इंटू 20 अपॉन आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर 0.1 स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -2। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 2 36, 36 9 10 11 और 2 13, 36 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन। पहला ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फोर्स के फार्मूले से लिया गया है। नेक्स्ट है, द फिगर शोज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहाँ है। देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, जहां पर लाइन पास पास होती है, पास पास होती है, वहां फील्ड ज्यादा होता है, और जहां पर लाइंस दूर होती हैं वहां पर फील्ड कम हो जाता है। तो यहां पर ए और सी पर लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम है, यानी कि ए और सी पर जो फील्ड होगा वो तो बराबर होगा, और बी पर लाइन ज्यादा है तो बी का फील्ड इनसे कमजोर होगा, वीक होगा, तो बी पर फील्ड कम हो जाएगा, तो ई बी लेस देन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर देखो थर्ड वाला मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, two equal opposite charges placed at certain distance and force between F. If 25% charge from one is transferred to other, then force between them. दो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं, एक 100 कूलम मान लो, एक -100 मान लो, बीच की डिस्टेंस r मान लो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F है, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहे 25% चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर किया गया, 25% का मतलब इसमें 75 बचा, 100 में 25 कूलम इधर गया तो यहाँ पे 75 बचा, और यहां पर -100 और हो जाएगा +25, ये -75 बचा, डिस्टेंस r। तो अब फोर्स नया हो गया F डैश के 75 इंटू 75 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यही F डैश निकालना है, तो इसमें F का डिवाइड कर दो बस, F इज इक्वल टू आएगा K 100 इंटू 100 बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड K कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमें मिलेगा F डैश बाई F, 25 से कैंसिल करो, 3 इंटू 3, 25 चौको 100, 9/16 F, तो F डैश कितना आ गया 9/16 F। सेकेंड ऑप्शन आ गया 9F अपॉन 16, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 point charges Q and -3Q placed some distance apart. If electric field at location QE, then locality of -3Q it is. दो बिंदु आवेश Q -3 कुछ दूरी पर रखे हैं, बिंदु Q पर क्षेत्र E है तो -3Q पर क्षेत्र की तीव्रता हो। एक Q है, ये -3Q है, सम डिस्टेंस R मान, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पर बताना है। तो बच्चों ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसकी वजह से होगा, क्यों, जिस पॉइंट पे चार्ज होता है उसकी वजह से उस पॉइंट पर फील्ड नहीं होता है, दूसरे चार्ज की वजह से। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर ये फील्ड है, तो अगर ये वाला फील्ड है तो इसकी वजह से होगा, और इसकी वजह से यहां पर फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ टूवर्ड्स चार्ज, तो ये हो जाएगा K3Q बाई आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू E/3। अब अगर यहां पर फील्ड निकालना E डैश, तो ये वाला फील्ड इसकी वजह से नहीं होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, तो इस चार्ज की वजह से हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर, तो E डैश KQ बाई आर स्क्वायर की जगह E/3 आ जाएगा, ये आया। अच्छा देखो, अब इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी फील्ड टूवर्ड्स होगा इधर। अब यहां देखो बच्चों, ये भी E इधर है, ये भी E डैश भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो E डैश प्लस E/3 होगा, तो आंसर आएगा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें -E/3 भी दिया है, तो -E/3 नहीं होगा, क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए आंसर E/3 ही होगा बच्चों।
तो ओके बच्चों, आप लोग को डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, टाइप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड नाइट।